तो एनसीईआरटी में दिया गया एक ग्राफ है, उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने हीट एनर्जी लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया। अब मान लो वाटर का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सॉलिड फेज इंडिकेट कर रहा है। सॉलिड फेज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सॉलिड फेज। मतलब ये पानी जो है अभी सॉलिड फेज में है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। अब आपने क्या वो देखा यहाँ पर, अब आप हीट प्रोवाइड कर रहे मगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा क्या, हाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जल्दी अंदर हो, हाँ स्टेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना क्या कर रहा, स्टेट चेंज कर रहा। तो अब ये स्टेट चेंज कर रहा तो ऑफ कोर्स वो क्या कर रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड फेस में आ रहा होगा, यानी कि मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग हो रही होंगी। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ भाई कितनी, मतलब यहाँ पर जो हीट जो एब्जॉर्ब किया होगा उसने, 1 किलोग्राम के वाटर ने जो हीट एब्जॉर्ब किया होगा है ना अपने आप को मतलब मेल्ट करने के लिए, वो कितना होगा, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, कितना होगा 80 कैलोरीज पर ग्राम है ना, 80 कैलोरीज पर ग्राम। फिर अब उसके बाद हम लोग ने देखे वापस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये किसी एक स्टेट में आ चुका होगा। कौन से स्टेट में आ चुका होगा, लिक्विड स्टेट में है ना, क्या में आ चुका होगा, लिक्विड स्टेट में। फिर उसके बाद बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा टेम्परेचर वापस से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया और वो बढ़ नहीं रहा है ना। अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, ये लगातार बार ऐसा आ रहा कांस्टेंट। अब इसमें वैगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ये लाइन बड़ी है मगर जगह छोटी होने की वजह से हम इतनी बना रहे हैं है ना। तो भैया अब यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन आई यहाँ पे, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है भैया, अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। अब चाहे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। और अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो कौन सा आ रहा होगा यहाँ पर, वेपोराइजेशन, यहाँ पर हो रहा होगा वेपोराइजेशन। अच्छा वो 1 किलोग्राम का पानी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वेपोराइजेशन के लिए, 540 कैलोरीज पर ग्राम है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर उसके बाद वापस से टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया, इसका मतलब अब वो कौन से स्टेट में आ चुका है, गैशियस स्टेट में आ चुका है। तो बस ये इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ग्राफिकली प्लॉट करके दिया गया था, आपको भी प्लॉट करना है, उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए, बना लीजिए ये सारी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन भी है कुछ इसका, मुझे नहीं लगता इतना खास इंपॉर्टेंट है वो। ओके और एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पर ध्यान में रखनी थी ग्राफ बनाते वक्त, शायद इतनी क्लियरली डिपिक्ट नहीं हो पा रही है, नज़दीक से मैंने देखा तो नज़दीक समझ में आ रहा था, बट दूर से देखने में आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। ये जो ग्राफ है इसके जो फेज में जो स्लोप है वो अलग अलग आना चाहिए। ये स्लोप से ना जो अलग अलग है, यहाँ पर स्लोप कम है और यहाँ स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा स्लोप होना चाहिए। LV इज इक्वल्स टू 540 कैलोरीज पर ग्राम। हाँ तो देखो यहाँ स्लोप ज़्यादा है और यहाँ स्लोप कम है। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की कांस्टेंट नहीं है। वेरी गुड, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग फेस में उसकी वैल्यू भी अलग अलग है। यानी कि लिक्विड फेस में स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, सॉलिड फेज में भी अलग होगी और गैशियस फेज में भी अलग अलग होगी। अब कैसे, मैं इसमें से कैसे पता लगाऊँ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। देखो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T है ना। तो मैं बोलूँगा जिसका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ज़्यादा, मतलब मगर वाई एक्सिस पे डेल्टा Q नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 1 अपॉन M इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q
तो S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू T अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ पर S जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? डेल्टा T अपॉन डेल्टा क्यू। अब ऐसा है कि इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालूंगा, इस ग्राफ में तुम अगर 10वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, स्लोप निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। x एक्सिस पे क्या है? हीट। तो y2 माइनस y1 मतलब T2 माइनस T1, x2 माइनस x1 यानी Q2 माइनस Q1। हीट को Q बोलते हैं ना अपन। तो भैया इसका मतलब अपने को डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q स्लोप देगा। तो यहाँ का ग्राफ का जो स्लोप है डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q है। तो भैया इसका मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी रहेगी? कम। जिसका स्लोप कम रहेगा उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ गैसियस फेज का स्लोप ज़्यादा है, गैसियस फेज का स्लोप ज़्यादा है, और आपके लिक्विड फेज का स्लोप कैसा है? कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ गैसियस फेज इज ग्रेटर देन, स्लोप का एस लिख रहा है, चल ऐसे लिख देता हूँ मैं स्लोप को। स्लोप ऑफ गैसियस फेज इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लिक्विड फेज, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसियस फेज इज लेस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड फेज। तो इन डेप्थ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से फेज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, कम है। तो ये स्लोप को देखकर पता चल जाता है। इस चीज़ के लिए आपको ऑलरेडी ग्राफ देगा बना करो, ये ग्राफ बना कर देगा आपको, और आपको बोलेगा भाई पता लगाओ किस फेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, किस फेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। बात सुन लेंगे मेरी, क्या बोला मैंने? आपको ग्राफ देगा बना के, और क्या पूछेगा? किस फेस में सॉलिड या लिक्विड या गैसियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और किस में कम है। तो सबसे पहला काम क्या करना है तुमको? सबसे पहला काम ये नोटिस करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वो देखना है। क्योंकि तुम्हारे को घुमाने के लिए वो एक और काम कर सकता, ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर बना के दे देगा। थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ग्राफ में, मामूली सा, है ना, मगर ऊपर हीट और नीचे टेम्परेचर बना के देगा वो। और फिर तुम बोलेंगे सर लास्ट टाइम सर ने बताया था स्लोप जहाँ ज़्यादा वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अगर ऐसा है कि ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर जो ग्राफ का स्लोप है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ है। फिर अगर स्लोप ज़्यादा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा। मगर अगर जैसा यहाँ है कि यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे क्या है? हीट है। अगर सीन ऐसा आ गया जैसा है अपने, फिर तो टेंशन ही नहीं। क्या करना? अपना स्लोप देखना। जहाँ पर स्लोप ज़्यादा वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम। जैसे मैं बोलूँगा ये स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, ढलान ये ज़्यादा दिख रही ना, अरे भैया तुम यहाँ बैठेंगे धड़ धड़ नीचे गिरेंगे, यहाँ पर कम दिख रही थोड़ी सी, तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, मतलब इस स्टेट में स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। और यहाँ स्लोप कम है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस स्टेट में कैसी है? ज़्यादा है। आई बात समझ में आपको? तो ये ग्राफिकल प्लॉट का नोट कर लो फिर आगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वाटर इक्विवेलेंट। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आएगा वाटर इक्विवेलेंट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं देखो, द मास ऑफ वाटर which would absorb or evolve the same amount
of heat, same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature, is called as water equivalent. ठीक है। अब देखो भैया ये क्या कहना चाह रहा है वाटर इक्विवेलेंट, कि देखो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया होगा आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी को, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, उससे एक सर्टेन अमाउंट की हीट दिया मैंने और उसका टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ गया। चलो नंबरों से खेलते हैं अपन, कि मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर बॉडी है, एल्यूमिनियम की, मेटल की, कॉपर की, किसी भी एक बॉडी है, और मैंने उसको 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया। भैया कितनी एनर्जी दिया मैंने? 100 जूल ऑफ एनर्जी। और मैंने क्या देखा, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। कितनी एनर्जी दिए थे तुमने? अरे बोलो कितनी दिए थे? 100 जूल। टेम्परेचर कितने से बढ़ा? 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। अब देख, पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है। अगर मान लो वो 1 किलो का कॉपर का प्लेट था, कॉपर का प्लेट कितने का था? 1 किलो का, और तुमने क्या करे, उसको 100 जूल ऑफ एनर्जी दिए और तुमने देखा कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो अगर आप तुम सोचेंगे कि पानी भी 1 किलो का ही लूँगा मैं, अगर पानी भी 1 किलो का ही मैं अगर लूँगा और उसको भी 100 जूल की एनर्जी दूंगा और उसकी भी 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, पानी हीट के साथ अलग रिएक्शन देगा, है ना। अपना टेम्परेचर जो बढ़ाएगा, कम करेगा हीट का, वो अलग उस रिएक्शन कर देगा। तो बोले फिर अब कैसा, अब सीन कैसा होगा? तो बोले भैया देखो, जो तुमने पानी की जो क्वांटिटी लिए थे तो थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे, 1 किलो मत करो, एक काम करो 80 ग्राम कुछ, आप थोड़ा कम पानी, 80 ग्राम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 800 ग्राम के आसपास या 750 ग्राम के आसपास पानी लो। और मैंने क्या देखा कि चलो मैंने जब 800 ग्राम का पानी लिया, कितना पानी लिया? 800 ग्राम, और मैं वापस से उसको कितनी हीट दे रहा हूँ? 100 जूल की, है ना। कितनी हीट दे रहा हूँ? 100 जूल की, और उसका टेम्परेचर वापस से कितना बढ़ रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया अब्दुल्ला, सो गया? अरे जागो मोहन प्यारे, है ना, इसीलिए देर रात तक के जागना नहीं। चलो इधर ध्यान दो, सीधा बैठ अब्दुल्ला, जा छक्का मार गया। तो भैया आपने कॉपर के प्लेट, कितना था कॉपर का प्लेट, मास कितना था? 1 किलो, उसको कितनी हीट दिए थे? 100 जूल। टेम्परेचर कितने से बढ़ा था? 20 डिग्री सेल्सियस से। अगर 1 किलो पानी को मैं उतनी हीट दिया तो टेम्परेचर उतना बढ़ रहा था क्या? मैं शर्त क्या, हीट उतनी दूंगा। शर्त क्या है? हीट उतनी दूंगा, टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ना चाहिए, ये मेरी क्या है? शर्त है। मैंने 1 किलो का पानी लाया, तो बोले कॉपर 1 किलो का था, तो बोले पानी भी 1 किलोग्राम का लेके आओ। मैंने देखा नहीं यार, वो तो बढ़ नहीं रहा टेम्परेचर उतना, है नहीं, तो 5-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा मुश्किल से। तो बोले अब क्या? बोले पानी का मास कम करो। तो मैं थोड़ा सा पानी निकाल के डाला, कब करते गया देखा, फिर मैंने देखा कि 800 ग्राम पानी, कितना पानी? 800 ग्राम। 800 ग्राम पानी मैंने उसको उतनी छीट दिया, कितनी? 100 जूल्स। और मैंने देखा अरे गजब, इसका टेम्परेचर फिर से 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। समझा ना? तो मैं बोलूँगा अच्छा वो कितना पानी था? 800 ग्राम। तो ये 800 ग्राम का पानी ये 1 किलो के कॉपर के बराबर है ना। ये इसका वाटर इक्विवेलेंट है। मतलब मैं बोलूँगा कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 800 ग्राम। मतलब पानी का 800 ग्राम मास आपको लगेगा, आपको सेम हीट पे सेम टेम्परेचर राइज देने के लिए। आई बात समझ में? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो, एक मान लो कि आप फॉर एग्जांपल आपने क्या करे कि एक गर्म कॉपर लिया आपने और उसके साथ पानी, ठंडा पानी मिक्स किया आपने, तो कॉपर क्या करेगा? हीट लूज करेगा, है ना, और आपका पानी हीट गेन करेगा। अब मैं बोलूँगा देखो,
कॉपर मेटल का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, कॉपर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। अब तुमको नहीं लगता जितनी हीट आपके कॉपर वेसल ने एमिट किया होगा वो पूरी की पूरी हीट किसने एब्जॉर्ब किया होगा? पानी ने। मतलब हीट जो एब्जॉर्ब किया पानी ने वो सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया जो कॉपर वेसल ने इमिट किया। हम क्या चाहते हैं कि मैंने क्या देखा, कॉपर वेसल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, समझा ना, 20 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि पानी का टेम्परेचर भी बढ़े, और कितने से बढ़े? 20 डिग्री सेल्सियस से। तो मैंने मान लो कि पहले 1 किलोग्राम का कॉपर वेसल था, उसमें मैंने 1 किलोग्राम पानी डाला, मैंने दोनों को ना, कॉपर वेसल गर्म था एकदम, और मैंने इसमें ठंडा पानी डाला। मैंने क्या देखा कि भैया टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, मगर मैंने क्या देखा, पानी का जो टेम्परेचर बढ़ा वो हार्डली 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। उतना ही टेम्परेचर बढ़ा क्या? अच्छा, हीट का एब्जॉर्प्शन तो सेम है ना, कि पानी ने जितनी हीट दिया, सॉरी कॉपर वेसल ने जितनी हीट इमिट किया वो पूरी की पूरी हीट उसने एब्जॉर्ब किया ना पानी ने। तो हीट का एब्जॉर्प्शन तो कैसा है? सेम है ना। बोले हीट का एब्जॉर्प्शन तो सेम है, मसला नहीं है, मगर टेम्परेचर में फ़र्क सेम आ रहा क्या? अरे भाई टेम्परेचर में फ़र्क सेम आ रहा क्या? कॉपर ने टेम्परेचर कितना गिराया खुद का? 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। कॉपर ने, अबे सीधा ध्यान दे, कॉपर ने कितना टेम्परेचर गिराया खुद का? 20 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा? 10 डिग्री सेल्सियस। हमको क्या चाहिए? पानी का भी टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए? अगर इसने 20 गिराया तो वो कितने से बढ़ेगा? 20 से ही बढ़ेगा। 20 गिराया तो ये कितने से बढ़ेगा? 20 से। तो मैं बोलूँगा अरे यार ये पानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी कम कर दूँगा, है ना। मैं वापस आया, मैं बोला 800 ग्राम पानी है। अब देखते वापस से चेक कर तो, अब मैंने देखा 800 ग्राम पानी जैसे ही मैंने डाला, मैंने देखा अच्छा कॉपर के वेसल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कम हुआ और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मतलब 800 ग्राम का जो पानी जो बिहेवियर बता रहा है वो बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर चेंज का बिहेवियर बता रहा है जैसे कि 1 किलोग्राम के कॉपर ने बताया था। तो मैं बोलूँगा 800 ग्राम का जो पानी है, 800 ग्राम का जो वाटर है, वो वाटर इक्विवेलेंट है किसका? कॉपर का। 1 किलोग्राम के आपके कॉपर का आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेटा वाटर इक्विवेलेंट। आई बात समझ में, है ना। और वाटर इक्विवेलेंट को W से कैलकुलेट करते हैं। अब चलो उसको मैथमेटिकली देखते हैं, किसी भी बॉडी का अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे आएगा। तो मैं बोलूँगा लेट us assume that a body loses some heat and water absorbs that complete heat, और हमारा जो वाटर है उस पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट कंप्लीट हीट। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड राइज इन टेम्परेचर of water is exactly same. Mathematically, it can be written as, mathematically it can be written as, तो heat lost by body is equals to heat gained by water. तो mass of body, specific heat capacity of body, change in temperature of body, और mass of water, specific heat capacity of water, change in temperature of water. मगर जैसे कि मैंने कहा कंडीशन क्या थी कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कैसा होना चाहिए? सेम। तो ये भैया ये हो जाएगा कैंसर। देखो मैं कहूँगा मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू, नॉट अपॉन, मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसी को आप क्या कहते हैं? वाटर इक्विवेलेंट।
इसी को हम लोग कहेंगे मास वाटर इक्विवेलेंट। यानी अगर किसी भी बॉडी का मुझे वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, किसी भी बॉडी का मुझे क्या निकालना है बेटा, वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, तो भाई ऐसा है कि मुझे उस बॉडी का मास चाहिए, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम मान लो सब कुछ अगर मेरे पास सीजीएस सिस्टम में, बॉडी की जो मास ऑफ बॉडी है वो सीजीएस में है, ग्राम्स में है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी है वो कैलोरीज पर ग्राम में है ना, और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी सीजीएस सिस्टम में मैं जानता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम। तो मैं ये फॉर्मूला हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ बॉडी अपॉन 1। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम। देयरफॉर वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट MbSB। अच्छा, ये फॉर्मूला कब होगा, कौन से सिस्टम में होगा? ये सीजीएस सिस्टम में। रिमेंबर, ये सिर्फ सीजीएस सिस्टम में होगा, लिख लो। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं सामने, ट्रिपल पॉइंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडिशनल एक्सरसाइज करके एडिशनल जो पॉइंट रहता है एनसीईआरटी में उसमें आया है। अब इसमें क्या खासियत है, ये हमको ग्राफिकली बताता है कि किस प्रेशर पे, किस टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड वाटर भी सब्लिमेशन में जा सकता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा सकता है। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो जो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं और जो 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग जो बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट, वो कहां पर है? आपके नॉर्मल प्रेशर पे है ना। अगर देखो यहां आप देख सकते हैं कि अगर सपोज करो मैं यहां पर प्रेशर कितना मेंटेन करता हूं, 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अभी जो प्रेशर है उससे 218 टाइम्स मैंने प्रेशर ज्यादा कर दिया। तो मैं अब देखता हूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, क्या हो गया 374 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी कब बॉयल होगा फिर? जब टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 374 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तब जाके जब पानी बॉयल होगा। अगर सपोज करो मैंने प्रेशर इसके बिलो किया 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे, तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पर सब्लिमेशन ऑकर हो सकता है, यानी कि पानी जो है डायरेक्ट कौन से फेस में आ जाएगा, सॉलिड से वेपर फेस में आ जाएगा। एंड एट सर्टेन 0 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा, सॉलिड से वेपर फेस में डायरेक्ट आ सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं लाइन बनाते जाऊंगा कि देखो भाई प्रेशर इतना तो टेम्परेचर इतना सॉलिड से लिक्विड होने के लिए, प्रेशर इतना तो टेम्परेचर इतना सॉलिड से लिक्विड होने के लिए। अब खास ध्यान देने वाला बात है पॉइंट 4, अगर मैंने पानी का प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने मेंटेन किया, तो सुने भाई, अगर मैंने पानी का प्रेशर कितना, पानी जिस जगह पर है वहां का प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्रिएट करता हूँ और टेम्परेचर कितना 0.01 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करता हूँ, एक कमाल की बात देखने को ये मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ये तीनों के तीनों स्टेट तुमको एक साथ है उसी जगह पे। मतलब एक ही डिश में तुमको पानी उबलता हुआ भी नजर आएगा, एक ही डिश में बर्फ बना हुआ भी नजर आएगा, और उसी जगह पे उसके अंदर से भाप निकलती भी नजर आएगी। तीनों स्टेट एक साथ, लिक्विड भी नजर आ रहा है ना, बर्फ भी है उस जगह पे, और उसी जगह पे क्या है आपका गैस भी है। जैसा देखो अभी जो मैंने डिग आउट करने की कोशिश किया, देखो ट्रिपल पॉइंट वाला ये वीडियो बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो सब लोग, ये बर्फ दिख रहा है सभी को ऊपर में, बर्फ की लेयर दिख रही है, बर्फ की लेयर दिख रही है सबको ऊपर, है ना, और उसके नीचे जो है वो पानी उबल रहा है कि नहीं। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का देखो, ये जो डिश है उसके ऊपर वाली लेयर में बर्फ है और नीचे जो अंदर जो पानी उबलता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो